नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज अपना टॉपिक है डी ब्रोगली का द्वैत सिद्धांत। डी ब्रोगली का द्वैत सिद्धांत। डी ब्रोगली ने क्या बात बताई थी? ड्यूल नेचर, यानी कि कुछ वैज्ञानिक थे वो जो तरंग, जैसे मान लो कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो वो कह रहे थे कि ये तरंग के रूप में है, इस प्रकार से है आ रही है तरंग, इसको वेव नेचर बोलते हैं। इसको वेव नेचर कहा जाता है, यानी कि तरंग प्रकृति कहा जाता है। तो कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जो प्रकाश आ रहा है वो तरंग की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि वेव की फॉर्म में आ रहा है, तो इस नेचर को क्या कहा जाता है? वेव नेचर। कुछ ने कहा ऐसा नहीं है, तो प्रकाश कैसे आता है? कणों के रूप में आता है, इस प्रकार से कि कणों के रूप में आता है, छोटे छोटे कण हैं, इस रूप में आता है। इसको क्या कहा जाता है? पार्टिकल नेचर कहा जाता है। इसको तो कहा जाता है तरंग प्रकृति। और छोटे छोटे कणों के रूप में आता है, इसको कहा जाता है पार्टिकल नेचर। इसको कहा जाता है कण प्रकृति। प्रकाश है वो कई कह रही हैं कि इस प्रकार से आता है तरंग के रूप में, कई कह रही हैं पार्टिकल कण के रूप में। डी ब्रोगली ने आकर कहा कि ये कण और तरंग मिली हुई आ रही है, यानी कि तो फिर तरंग किस प्रकार से आ रही है? ऐसे आ रही है, कण भी है, और ऐसे आ रही है, तरंग भी है। यानी कि कण नेचर, यानी कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों ही प्रवृत्ति दर्शाती है। इसको कहा जाता है ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर का मतलब द्वैत प्रकृति। द्वैत का मतलब दोनों ही है, कण प्रकृति भी है और तरंग प्रकृति भी है। इसे समझाने के लिए डी ब्रोगली ने एक समीकरण दी, इसको डी ब्रोगली की समीकरण कहा जाता है। डी ब्रोगली ने क्या बताया? इसने भी दो प्रकार की समीकरणों की सहायता ली। ये दो प्रकार की समीकरण कौन सी थी? एक बात थी आइंस्टीन की। आइंस्टीन ने क्या कहा था? आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा होती है वो क्या होती है? E बराबर mc²। आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा क्या होती है? E बराबर mc² होती है। यानी कि कोई m मास का कोई पार्टिकल है, यदि वो c वेग से जा रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? mc²। वास्तव में ऐसा होता है, m मास का पार्टिकल यदि एनर्जी में बदल जाए पूरा का पूरा तो कितनी एनर्जी बनेगी? E बराबर mc²। ये m क्या है? वह द्रव्यमान है जो ऊर्जा में बदल रहा है। जैसे रेडियो एक्टिविटी अभिक्रिया में E बराबर क्या लिखते हैं अपनी? डेल्टा mc²। डेल्टा m क्या है? वह द्रव्यमान जो ऊर्जा में बदल गया। यहाँ पर m क्या है? वह द्रव्यमान है जो ऊर्जा में बदल गया। E बराबर mc²। ये ऐसे बात आइंस्टीन ने बताई थी। प्लांक ने क्या बताया था? प्लांक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्लांक के अनुसार, प्लांक ने क्या बात बताई थी? प्लांक के अनुसार जो ऊर्जा होती है, प्लांक ने कहा भी जो एनर्जी है वो, प्लांक का क्वांटा सिद्धांत है, ऊर्जा है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती है। एक पैकेट, इसको क्वांटा कहा जाता है, क्वांटा या फोटोन कहा जाता है, क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है E बराबर h²। आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc² और प्लांक के अनुसार होती है E बराबर h²। h प्लांक कांस्टेंट कहते हैं और न्यू क्या है? न्यू आवृत्ति है। आवृत्ति होती है
कि 1 सेकंड में कितने कंपन हुए हैं उसी को कहा जाता है न्यू, यानी कि 1 सेकंड में हुए कंपनों की संख्या। और ई एनर्जी है। इस समीकरण को अपने 1 नंबर कह दें, इस समीकरण को 2 नंबर कह दें। दोनों में खास बात यह है, ये भी ऊर्जा है, यहाँ भी ऊर्जा है, ऊर्जा है। ये इस ऊर्जा ये कह रहा है, ये ऊर्जा ये कह रहा है, इसका मतलब ये और ये चीज़ क्या है, बराबर है। तो डी ब्रोगली ने ऐसा ही किया, mc² को h न्यू के बराबर कर दिया, क्योंकि आइंस्टाइन कह रहा है E बराबर mc² होता है, प्लांक कह रहा है E बराबर h न्यू होता है, दोनों को बराबर कर दो तो कोई ना कोई सूत्र निकल कर आएगा। देखो अपने बराबर कर दिया यहाँ पर। देखो E बराबर क्या है, mc², E बराबर क्या है, h न्यू। ये समीकरण 1 है, ये 2 है। समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दो तो क्या आ जाएगा, mc² बराबर h न्यू। mc² बराबर h न्यू की जगह क्या लिख दो, c बाई लैम्डा। mc² बराबर hc बाई लैम्डा। c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इधर ले जाओ, mc को इधर ले जाओ, तो लैम्डा बराबर h/mc। इस लैम्डा को डी ब्रोगली लैम्डा कहते हैं। इस तरंग दैर्घ्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यदि इसका वेग c न हो, v वेग से जा रहा हो, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा बराबर h/mv। और mv क्या होता है, mv m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से जा रहा हो तो उसका संवेग क्या होता है। मान लो कोई ये m द्रव्यमान का पार्टिकल है, v वेग से जा रहा है, तो इसका संवेग क्या होगा, संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणा। संवेग को p से कह दें तो p बराबर क्या होता है, mv। तो इस सूत्र को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर h/mv को क्या लिख सकते हैं, p, लैम्डा बराबर hp। ये लैम्डा को क्या कहा जाता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ कहा जाता है। लैम्डा को क्या कहा जाता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ कहा जाता है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। लैम्डा किसी तरंग की प्रकृति को दर्शाता है, लैम्डा किसी वेव नेचर को दर्शाता है। वेव का मतलब है, ये देखो इस प्रकार से कोई वेव आ रही है तो ये वेव को दर्शा रहा है। एच प्लांक कांस्टेंट है जिसका मान कितना होता है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। प्लांक कांस्टेंट है एच का मान, वो है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। न्यू क्या है, न्यू आवर्ती है। ये कौन सी आवर्ती है, किसी वेव, किसी जिसका आपने अध्ययन कर रही हैं उसकी आवर्ती होती है कंपनों की संख्या, 1 सेकंड में हुए कंपनों की संख्या। तो बहुत ही सरल काम है। E बराबर mc² होता है, आइंस्टीन कहता है, E बराबर h न्यू होता है, प्लांक कहता है। दोनों को बराबर कर दिया, mc² बराबर h न्यू, c न्यू की जगह c बाई लैम्डा रख दिया, c से c काट दिया, लैम्डा आ गया। और c प्रकाश का वेग है, वेग मान लो v होता है, mv लिख दिया, और mv की जगह p लिख सकते हैं संवेग के लिए। तो ये आ गया लैम्डा बराबर h/p। देखो आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc² होता है, प्लांक के अनुसार E बराबर h न्यू होता है। प्लांक का क्वांटा सिद्धांत था, प्लांक के क्वांटा सिद्धांत में बताया गया कि जो प्रकाश है, जो विकिरण है, वो हमेशा ही छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती है, यानी कि एनर्जी सीधी नहीं आती, छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती है। एक पैकेट की ऊर्जा को एक क्वांटा कहा जाता है। एक पैकेट की ऊर्जा को क्या कहा जाता है, एक क्वांटा कहा जाता है। तो इस सिद्धांत को प्लांक का क्वांटा सिद्धांत कहा जाता है। अब देखो, इससे पता चला कि लैम्डा बराबर h/mv कहें या लैम्डा बराबर h/p कहें,
ये डी ब्रोगली की है। लैम्डा क्या है? लैम्डा वेवलेंथ है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, यानी कि तरंग दैर्घ्य है। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य का अर्थ क्या होता है? एक तरंग द्वारा तय की गई दूरी, ये होती है लैम्डा। एक बार ऊपर जाए, एक बार नीचे जाए, ये टोटल कितनी लेंथ है, इस लेंथ को क्या कहा जाता है? लैम्डा कहा जाता है। मात्रक है, लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर कहो, सेंटीमीटर कहो, एंगस्ट्रॉम कहो, पिकोमीटर कहो, यानी कि लंबाई वाले मात्रक हो जाएंगे, सेमी, इंच। एच क्या है? एच प्लांक का कांस्टेंट है, जिसका मान क्या होता है? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। पी क्या है? पी संवेग है। एम द्रव्यमान का कण यदि वी वेग से जा रहा है तो इसका संवेग क्या होगा? एम वी होगा। एम क्या है? वह द्रव्यमान है जिसका जो अपने अध्ययन करें, जैसे किसी कण का, जैसे इलेक्ट्रॉन का अध्ययन कर रही है तो इलेक्ट्रॉन, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें अपने, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। यहाँ पर और आगे बढ़े तो 3 आता है 1.673। तो इस प्रकार से ये लैम्डा है, वो क्या है? लैम्डा डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। कौन सी तरंग दैर्घ्य? डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। लैम्डा बराबर एच अपॉन पी से स्पष्ट हो गया कि पी बढ़ेगा तो लैम्डा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि मास बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगी, वेग बढ़ेगा तो भी लैम्डा क्या होगी? कम होगी। यानी कि पी बढ़ेगा तो लैम्डा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये यानी कि मास बढ़ेगा तो लैम्डा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो छोटे जो हल्के कण है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसका तो लैम्डा प्रतीत हो सकता है, लेकिन जो भारी कण है, भारी कण का मतलब जैसे कोई ट्रक है, कार है, अपने भी चलते हैं तो तरंगी गति करते हैं, लेकिन अपना पी बढ़ गया तो लैम्डा क्या हो गया? कम हो गया। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, ये मान लो सन है, सन के चारों ओर ये मान लो अपनी अर्थ है, पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी भी सीधा नहीं घूम रही, ये भी कैसे घूम रही है? तरंगी गति कर रही है, लेकिन इसका लैम्डा है वो बहुत ही कम है, क्योंकि इसका द्रव्यमान बढ़ गया, द्रव्यमान वेग बढ़ गया तो इसका पी बढ़ गया, तो इसकी लैम्डा बहुत ही छोटी हो गई। लैम्डा अत्यधिक छोटी होने के कारण, अत्यधिक छोटी होने का मतलब ये, जैसे थोड़ी बड़ी बना दी, अत्यधिक छोटी को और छोटी बना दूं मैं, इससे भी छोटी बनाऊं तो पता ही नहीं चल रहा कि तरंग है कि नहीं है। तो वही बात हो गई, पी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, भाग देंगे तो मान क्या आएगा? छोटा आएगा। इतना छोटा होगा कि अपने को तरंग प्रकृति है वो महसूस नहीं हो पाएगी। यानी कि पी बढ़ने पर लैम्डा के मान में कमी आ जाती है। तो इस सिद्धांत को डी ब्रोगली का द्वैत सिद्धांत कहा जाता है। किसका? डी ब्रोगली का द्वैत सिद्धांत। ये हल्के कणों पर ही लागू होता है, भारी कणों पर ये काम नहीं करता। भारी कणों पर ये काम करने से मना कर देता है कि नहीं, हैवी कणों पर ये काम तो करता है, लेकिन वो प्रकृति है, जो तरंग प्रकृति अपने देखना चाहते हैं, वो तरंग प्रकृति हल्के कणों में तो अपने प्रैक्टिकल रूप से सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन भारी कणों पर ऐसी प्रकृति है उसका पता नहीं लगाया जा सकता। जैसे डेविसन और जर्मर का प्रयोग पढ़ा होगा आपने, डेविसन और जर्मर का, आ गई बात ध्यान में? तो ये बात थी, इससे स्पष्ट हो गया। डी ब्रोगली से क्या स्पष्ट हुआ? डी ब्रोगली से स्पष्ट हो गया
कि जो वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है वो आपस में मिली हुई है, कोई अलग चीज़ नहीं है। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर एक ही है, यानी कि किसी कण में ही कण की पार्टिकल नेचर भी होती है, कण की वेव नेचर। जब भी कोई कण गति करता है तो वो तरंगी गति करता है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर घूमता है तो वेव नेचर के रूप में घूमता है, ये ऐसे घूम रहा है। डी ब्रोगली ने ये ऐसा सिद्ध कर कर दिखाया था। आपने पढ़ा होगा निल्स बोर की द्वितीय अवधारणा। निल्स बोर की द्वितीय अवधारणा थी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिसके लिए कोणीय संयुग mvr का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो। लेकिन ये कहाँ से आ गया? डी ब्रोगली ने बताया सिद्ध कर कर, लेकिन निल्स बोर ये कहाँ से आई इसको बताने में असमर्थ रहा। तो अपने अगला टॉपिक है कि निल्स बोर की द्वितीय अवधारणा को डी ब्रोगली से कैसे स्थापित किया जाएगा।